Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 8 of NCERT 12th class, The Living Art Tradition of India. इस चैप्टर में हम इंडिया के जो भी लिविंग आर्ट मतलब कि जो फोक आर्ट्स हैं, इंडिया के जितने भी एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं या यूँ बोल लीजिए स्टेट्स हैं, स्टेट में डिफरेंट टाइप की आर्ट्स जनरेट होती है एंड वहाँ की जो लोकल या फोक आर्ट्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज वीडियोस कंटेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फोक आर्ट. फोक आर्ट के बारे में जानकारी लेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन फोक आर्ट के अंदर हम पेंटिंग ट्रेडिशन और स्कल्पचर ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे. तो पेंटिंग सेक्शन के अंदर हम लोग लेंगे मिथिला पेंटिंग को, सेकेंडली वर्ली पेंटिंग को देखेंगे, फिर गोंड पेंटिंग को पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे पिथोरा पेंटिंग. एंड जो इसके बाद भी और भी पेंटिंग्स हैं उन पेंटिंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. द फोक आर्ट ऑफ इंडिया is belonged to very ancient and passed from one generation to another. फोक आर्ट बेसिकली वो आर्ट होती है जो जिस आर्ट को ज़्यादा हमें यूँ बोल लीजिए कि फोक आर्ट घर के लोगों के थ्रू ही जनरेट की जाती है एंड हर घर का एक मेंबर उसका आर्टिस्ट होता है. एंड जो फोक आर्ट के जितने भी डिज़ाइंस होते हैं या जो इनके अंदर फिगर बनाए जाते हैं बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में इनको बनाया जाता है. तो इंडिया के हर एक एरिया में या हर एक स्टेट के अंदर अपनी एक फोक आर्ट होती है. एंड जो ये फोक आर्ट है इंडिया की, ये काफ़ी एशियंट मतलब वेरी एशियंट एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैट मीन्स ये बहुत पुरानी है या यूँ बोल लीजिए जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव का विकास हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तब से ये आर्ट स्टाइल स्टार्ट हुआ एंड ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती रहती है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आपके केव ट्रेडिशन में, दैट मीन्स जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो पेंटिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था. जो ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे, साथ ही साथ एनिमल्स फॉर्म्स बनाए जाते थे एंड थर्ड जो सेक्शन था वो आपका था ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में जिस तरह के पैटर्न्स को या ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बनाया जाता था, आपकी फोक आर्ट भी उसी की तरह सिमिलर आर्ट है. सो देखिए इसके बारे में. इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिशन एंड कल्चर. ये हमारे इंडिया की ट्रेडिशन और कल्चर को का ही एक हिस्सा है एंड उसी को रिप्रेजेंट करती है ये आर्ट स्टाइल. ईच रीजन इज नोन फॉर इट्स ओन यूनिक फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इट्स डिस्टिंक्टिव स्टाइल. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक स्टेट की अपनी, इंडिया के हर एक स्टेट रीजन की अपनी एक फोक आर्ट है. ठीक है, तो ये चीज़ है कि हर एक एरिया की, हर एक जगह की अपनी एक फोक आर्ट है जो उसके लिए फेमस है एंड इसकी अपनी खुद की एक स्टाइल मानी जाती है. मैनी स्कॉलर्स named these art as folk art, minor art, utility art, tribal art, people's art, ritual arts, crafts and so on. And बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में इस फोक आर्ट जो ये आपकी इंडिया के अंदर जो आर्ट जनरेट होती है, ये जो लोकल आर्ट मानी जाती है, इसे अलग अलग नाम से इसको डिफाइन किया है. फॉर एग्जांपल जैसे फोक आर्ट जो हम जो लिविंग आर्ट ट्रेडिशन है इसको फोक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में लोक कलाएँ बोलते हैं. माइनर आर्ट बोला जाता है. यूटिलिटी आर्ट जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में जो यूज़ आने वाली जो आर्ट होती है उस नाम से भी इसको बोला जाता है. ट्राइबल आर्ट बेसिकली ये आर्ट के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, ये आर्ट जो जनरेट करने वाले होते हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में इन आर्ट को सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, तो इसीलिए ट्राइबल आर्ट भी बोलते हैं इसको. पीपल आर्ट क्योंकि लोगों के थ्रू ही जनरेट होती है एंड इसका कोई पर्टिकुलर फेमस आर्टिस्ट नहीं होता, घर के लोग ही इसके आर्टिस्ट होते हैं, तो इसे पीपल आर्ट भी बोलते हैं. रिचुअल आर्ट्स दैट मीन्स क्योंकि हमारे परंपराओं से, ट्रेडिशन से रिलेटेड है, तो इसे रिचुअल आर्ट भी बोलते हैं. क्राफ्ट क्योंकि एक फॉर्म के रूप में होता है
कई बार पेंटिंग फॉर्म में होता है, कई बार ये एक स्कल्पचर फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में बनाया जाता है, तो इसे क्राफ्ट में भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह के नामों से इसको अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है। दिस आर्ट डेवलप इन लिविंग फार फ्रॉम अर्बन लाइफ इन इंटीरियर टेरियन ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड विलेजेस। ये आर्ट बेसिकली आपके जो अर्बन लाइफ जो दैट मीन्स जो सिटीज़ एरिया होती हैं उन एरिया से काफ़ी दूर ये आर्ट जनरेट होती है, क्योंकि शहरों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो ये इस आर्ट का डेवलपमेंट जो बोलते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट मोस्टली आपको अर्बन जो ये ट्राइबल एरियाज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन एरियाज में, दैट मीन्स जहाँ पे अभी तक भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है उन एरियाज में ये आर्ट स्टाइल सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है। देयर आर्टिस्ट वर कॉमन मैन और अननोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके आर्टिस्ट कोई फेमस आर्टिस्ट तो होते नहीं हैं, घर के लोग फैमिली मेम्बर्स ही इसके आर्टिस्ट होते हैं एंड ये अननोन होते हैं। दैट मीन्स कि इनको कोई किसी तरह की कोई फेम नहीं मिला होता है, तो इसे इन्हें अननोन ही माना जाता है। इट हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम एशियन टाइम एंड जो ये लोक कलाएँ जो फोक आर्ट है इसका जो न्यू बोल लीजिए इसका अस्तित्व बहुत पुराना एशियन टाइम से ही चली आ रही है। इट्स एग्जाम्पल हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम एंड इंडस वैली पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी जो स्टार्टिंग थी या यूँ बोल लीजिए इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इतने भी आपके ज्योमेट्रिकल मोटिव्स थे वो आपके फोक आर्ट का ही सिंबल है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके पेंटिंग के एग्जाम्पल्स मिले हैं, क्योंकि जितने भी पोट्रीज वगैरह थी या पेंटिंग्स वगैरह जो बनाई जाती थी उनमें जो मोटिव्स वगैरह बनाए जाते थे वो हमारे फोक आर्ट को ही इंडिकेट करते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में आज भी पोट्री पे जो अलंकरण वगैरह किया जाता है, जो मोटिव्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सिमिलरली उसी टाइम की जैसे ही बनाए जाते हैं। अपग्रेड हुआ है बट वो अपने जो एशियंट जो या यूँ बोले जो हमारे जो ट्रेडिशन जो पॉइंट्स थे जो इफेक्ट थे वो आज भी मौजूद है। लाइक पोर्ट्स, ज्वेलरी, वॉल एंड फ्लोर पेंटिंग्स, रिचुअल और वोटिव स्कल्पचर एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया था पोट्रीज में ये हमें मिलते हैं, इसके फोक आर्ट के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था इंडस वैली में भी मिले हैं। ज्वेलरी वाला सेक्शन जो मतलब उसके अंदर जो हाथ से जो ज्वेलरीज बनाई जाती थी वो भी फोक आर्ट का ही एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। वॉल एंड फ्लोर पे पेंटिंग्स जो बनाते करते थे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ उनको क्रिएट किया जाता था वो फोक आर्ट का ही एक सिंबल है। रिचुअल्स एंड वोटिव स्कल्पचर्स मतलब जो भगवान को या जो परंपराओं को पूजने के लिए जो जिस आइडल का जिस आइकन का ये यूज़ करते थे वो भी आपके फोक आर्ट का ही एक सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। हम पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फोक आर्ट है स्कल्पचर फॉर्म में एंड पेंटिंग फॉर्म में दोनों के अंदर ये डेवलप्ड हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पेंटिंग सेक्शन को लेंगे। तो पेंटिंग के अंदर जो हम जो डिस्कस करेंगे वो देखिए, मिथिला और मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार। बिहार की जो पेंटिंग स्टाइल है या बिहार रीजन की जो फेमस फोक आर्ट है उसे मिथिला और मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते करते हैं। मधुबनी का दूसरा नाम मिथिला पेंटिंग है। वर्ली आर्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट फेमस है। दैट मीन्स वर्ली आर्ट इज द फोक आर्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन। पिथोरा पेंटिंग ऑफ नॉर्थ गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश। जो पिथोरा पेंटिंग है ये गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश की फेमस फोक आर्ट है। पाबू जी की फड़ फ्रॉम राजस्थान एंड राजस्थान की जो फेमस फोक आर्ट है उसे फड़ पेंटिंग के नाम से जानते हैं एंड फड़ पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है पाबू जी। नेक्स्ट जो पेंटिंग स्टाइल है उसका नाम है गोंड एंड सवारा पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग स्टाइल इसका नाम है गोंड एंड सवारा पेंटिंग।
ये पेंटिंग स्टाइल मध्य प्रदेश की है फोक आर्ट। पटचित्र ऑफ उड़ीसा एंड बंगाल, जैसे कि राजस्थान की फड़ पेंटिंग्स हैं, वैसे ही बंगाल एंड उड़ीसा, इनकी पटचित्र या पट पेंटिंग्स फेमस है। एक्सेट्रा आर न्यू एग्जाम्पल ऑफ फोक पेंटिंग्स, और ये सारे के सारे जैसे कि मिथिला, मधुबनी, वर्ली, पिथोरा पेंटिंग्स, फड़ पेंटिंग्स, गोंड एंड सवारा पेंटिंग्स, पट पेंटिंग्स, ये सारी पेंटिंग स्टाइल, ये सब की सारी की सारी ये फोक पेंटिंग्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो हम पेंटिंग स्टाइल डिस्कस कर रहे हैं वो है मिथिला पेंटिंग्स। मिथिला पेंटिंग्स, मिथिला नेम केम फ्रॉम मिथिला द एशियंट विदेह एंड द बर्थ प्लेस ऑफ सीता। जो मिथिला नाम है वो प्राचीन जो विदेह, दैट मीन्स जो सीता थी, सीता को आपको पता होगा मिथिला विदेह भी बोला जाता है, जो कि सीता का बर्थ प्लेस है, एंड उसी के नाम पर ये मिथिला नाम रखा गया है। सीता का ही दूसरा नाम मिथिला माना जाता है। जैसे आपको पता होगा मिथिला नरेश, जनक जो थे मिथिला नरेश थे, मतलब कि मिथिला किसे बोलते हैं, सीता को। एंड मिथिला रीजन का नाम है, जो बेसिकली कहाँ पड़ता है, आपके बिहार में पड़ता है, एंड साथ ही साथ आपके नेपाल में भी ये रीजन पड़ता है। मिथिला पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स को मधुबनी पेंटिंग्स भी बोलते हैं, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान हाईलाइट कर लीजिएगा। मधुबनी पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड द मिथिला रीजन ऑफ नेपाल। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेंटिंग स्टाइल मधुबनी पेंटिंग आपके बिहार में प्रैक्टिस की जाती है, दैट मीन्स बिहार की ये फेमस फोक आर्ट है, एंड साथ ही साथ जो मिथिला रीजन है वो आपके नेपाल में है, जिसके नाम पर ये पेंटिंग स्टाइल का नाम पड़ा है मिथिला पेंटिंग्स। ओके, दिस इज द मिथिला पेंटिंग, इसे मधुबनी पेंटिंग्स भी बोलते हैं। आप पेंटिंग में जो फॉर्म्स देखोगे बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर पेंटिंग्स को बनाया गया है, एंड जो पेंटिंग के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ जो इसके अंदर मोटिव्स को बनाया गया है। फिगर्स बिल्कुल सिंपल है, बट इनके अंदर जो अलंकारिकता, जो मोटिव्स जिनका डेकोरेशन किया गया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से इनको क्रिएट किया गया है। Since ancient time, women have painted the wall and floor of their homes with Madhubani paintings to celebrate occasions such as religious festivals, birth and the marriages. जो पुराने समय से ही जो घर की महिलाएं थी होती हैं, वो घर की दीवारों को एंड फ्लोर्स को, घर की जो फर्श होते हैं उनको पेंट करती है, उनको कलर से मतलब ऐसे चित्र बनाए जाते हैं डेकोरेशन के लिए विद मधुबनी पेंटिंग टू सेलिब्रेट। मधुबनी पेंटिंग्स को घर की दीवारों एंड फ्लोर पे इनको बनाती करती घर की औरतें, एंड ये जो पेंटिंग्स बनती हैं ये घर में जो भी किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक काम होता है, कोई फेस्टिवल होता है या रिलीजियस फेस्टिवल है, या कोई मान लो घर के अंदर किसी का बर्थ हुआ है या फिर मैरिज वगैरह हो रही है, इस तरह के शुभ विवाह होते हैं या शुभ काम होते हैं, तो उस समय पर घर की औरतें इन पेंटिंग्स को बनाती करती हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि जो ये जितनी फोक आर्ट्स हैं, इसके जो आर्टिस्ट होते हैं वो घर की औरतें, घर के मेंबर्स ही इसके आर्टिस्ट होते हैं, एंड ये आर्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते रहते हैं, क्योंकि जब कोई काम करता रहता है तो उसको देख के दूसरा उसको देखता है, देन सीखता है, देन उसको बनाता है, तो ये ऑटोमेटिकली पेंटिंग स्टाइल, ये फोक आर्ट एक जनरेशन टू वन जनरेशन अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती रहती है। Origin of this art from at the time of the princess Sita getting marriage to Lord Ram, एंड इस पेंटिंग का या इस आर्ट का जो ओरिजिन, दैट मीन्स जो इसका स्टार्टिंग माना जाता है, वो स्टार्टिंग टाइम पीरियड वो सीता और राम के विवाह के समय से इस आर्ट फॉर्म की स्टार्टिंग मानी जाती है। मतलब कि जब सीता की राम के साथ विवाह हुआ था, जब स्वयंवर हुआ था सीता का, एंड राम उनको जीतते हैं स्वयंवर के अंदर, तो तब उस समय में वहाँ के
जो विदेह नगर के जो जितने भी लोग थे, उन्होंने उनकी खुशहाली के लिए, शुभ को बनाए रखने के लिए, कल्याण के लिए इन पेंटिंग्स को जनरेट किया था। तो इनकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है मधुबनी पेंटिंग्स की, ये उसी समय से, जब राम और सीता का विवाह हुआ था, उस समय से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। मेन थीम ऑफ पेंटिंग आर एपिसोड्स फ्रॉम द भगवत पुराण, रामायण, स्टोरीज ऑफ शिव पार्वती, दुर्गा, काली एंड द रास लीला ऑफ राधा कृष्णा। जो पेंटिंग का मेन थीम, जो मतलब पेंटिंग्स के अंदर किस तरह के मोटिव्स को या किस तरह के सब्जेक्ट को लिया जाता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के फॉर्म पे या जो थीम होती है पेंटिंग का, उसके अंदर भगवत पुराण के एपिसोड्स को बनाया जाता है। साथ ही साथ रामायण के एपिसोड्स को बनाया जाता है। रामायण के जितने अलग अलग जो कैरेक्टर हैं, ये जो एपिसोड्स हैं, उन स्टोरीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। साथ ही साथ शिव पार्वती की स्टोरीज़ को दिखाया जाता है, दुर्गा की, काली एंड जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं को भी इन पेंटिंग्स के थ्रू घर की औरतें बनाती करती हैं। जो ऑटोमेटिकली एक तरह से ये माना जाए कि यहाँ पे अगर आप थीम के अंदर देखोगे तो इसमें सभी जगह भगवानों के ही नाम आ रहे हैं। दैट मीन्स जो ये पेंटिंग स्टाइल है, ये टोटली गॉड को सपोर्ट करती हुई है। तो यहाँ पे जहाँ गॉड होंगे तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो एक अच्छे कल्याण की भावना को लेकर के, शुभ की भावना को लेकर के इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था, और उसी तरह के इनके पेंटिंग्स के थीम को भी सेलेक्ट किया जाता था। मिथिला आर्टिस्ट डू नॉट लाइक एम्प्टी स्पेसेस, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, फिशेज, स्नैक्स, sun, moon, etc. are used in fill any gap in the painting. इस जो मिथिला आर्टिस्ट हैं, जो ये पेंटिंग जो जनरेट करते हैं, दैट मीन्स जो अननोन आर्टिस्ट हैं, उन्हें अगर आप पेंटिंग को देखोगे तो उन्हें पेंटिंग में खाली स्पेस छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसके अंदर फ्लावर्स, ट्रीज, जितने भी जो मेन कैरेक्टर हैं या पेंटिंग के अंदर जो मेन एपिसोड हम बना रहे हैं, किसी जिसको जनरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड में जो भी स्पेस ब्लैंक बचता है, उस ब्लैंक स्पेस को ये खाली नहीं छोड़ते हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मोटिव्स, दैट मीन्स फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, फिशेस, स्नैक्स, सन, मून, इस टाइप के ये फिगर्स को बना के इस गैप को कंप्लीट फिल कर देते हैं। जैसे कि इस पेंटिंग में देखिए, ये पेंटिंग में देखोगे, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो इसके अंदर पूरा, अगर आपको दिख रहा होगा तो बैकग्राउंड के अंदर किसी भी तरह का गैप नहीं दिख रहा है। ये देखिए पूरा गैप, मेन मोटिव ये दोनों फिगर बने हुए हैं, जिसके अंदर दो फिशेस को बनाया गया एंड साथ ही पूरे बैकग्राउंड के अंदर पूरा कंप्लीट इसको फिल किया हुआ है। आर्टिस्ट ने डिफरेंट टाइप मोटिव्स को यूज़ करके इसे यूज़ किया है। The figures in painting are symbolic. For example, fishes depicted good luck and fertility. जो भी ब्लैंक स्पेस के अंदर जो फिगर्स फिल किए जाते हैं, उनका भी अपना एक मीनिंग होता है, वो सिंबॉलिक होते हैं। उनका किसी ना किसी तरह कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मीनिंग माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फिशेस को जब बैकग्राउंड के अंदर डिपिक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है वो गुड लक को एंड फर्टिलिटी को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स गुड लक के लिए और फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊता के लिए, कि अच्छी खुशहाली हो, उसके लिए ये फिश को बनाते करते हैं, जो गुड लक का साइन माना जाता है। वुमेन पेंट विद बैम्बू ट्विंग्स, फिंगर्स एंड मैच स्टिक्स एज ब्रश। और जो घर की औरतें होती हैं वो जो दैट मीन्स जो आर्टिस्ट होते हैं, वो इसके लिए कोई पर्टिकुलर बहुत ही महंगे हार्ड मतलब खर्चा नहीं करते। दैट मीन्स ये इजी गोइंग ये पेंटिंग्स होती है, घर में जो भी सामान अवेलेबल होता है उसी से इनको ये पेंटिंग्स को वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रशेस की बात की जाए, आज हम लोग पेंटिंग करते हैं तो हमें पेंसिल भी चाहिए, रबर भी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं
कलर्स भी चाहिए होते हैं, शीट चाहिए होती है, बट इनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अपने आसपास की चीज़ों से ही अपना जो मटेरियल है वो रेडी करते हैं एंड फिर उसके बाद इन पेंटिंग्स को बनाते करते हैं। तो जो औरतें होती हैं वो बैम्बूज के जो ट्विंग्स होते हैं या कोई भी स्टिक्स को लेकर के उसके आगे कॉटन को या फिर जो आपकी क्लोथ होता है कॉटन, दैट मीन्स रुई को या फिर कॉटन को, कपड़े को बांध करके उससे एक उसको पेंट ब्रश के फॉर्म में यूज़ करती है, या फिर फिंगर्स डायरेक्ट फिंगर से भी कलर एप्लीकेशन करके पेंटिंग्स बनाती हैं। या कुछ औरतें मैच स्टिक की हेल्प से उनको ब्रश का बना करके पेंटिंग्स वगैरह करती हैं। They made colors from minerals, stone, and the organic things such as falsa and kusum flowers, bilwa leaves, काजल, टर्मरिक एक्सेट्रा। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोई स्पेशल उनके लिए कलर्स वगैरह नहीं खरीदते करते हैं। जो भी इनके आसपास के एनवायरनमेंट में इन्हें अवेलेबल होता है या किचन में जो इनको मिलता करता है, वहीं से ये अपने अपने मटेरियल को रेडी करते हैं। तो कलर्स के लिए ये मोस्टली जो स्टोन्स होते हैं, मिनरल्स जो स्टोन होते हैं जिनसे कलर रिलीज होता है, उनको कलेक्ट करके उनको ग्राइंड करके उसको कलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अच्छा बेस्ट कलर रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल फालसा एंड कुसुम फ्लावर्स जो होते हैं उनको ग्राइंड करके उनका उनका फूलों का अर्क निकाल करके उनसे पेंटिंग करते हैं। ग्रीन कलर के लिए बिल्व लीव्स को, दैट मीन्स जो बिल्व पत्र होता है उसके लीव्स को ग्राइंड करके उससे ग्रीन कलर बनाते करते हैं। काजल से, जो कि लैम्प जो ब्लैक होता है, लैम्प ब्लैक से ये लोग काजल, दैट मीन जो काजल होता है, कालिक होती है, उससे ये ब्लैक कलर को बनाते हैं। टर्मरिक से ये येलो कलर जनरेट करते हैं। एंड साथ ही साथ जो राइस होता है, राइस को सोक करके पानी में सोक करने के बाद में नेक्स्ट डे उसको पीस ग्राइंड करके उससे वो लोग कलर वाइट कलर को बनाते करते हैं। या कुछ लोग जो आपका चूना होता है, जो लाइम स्टोन होता है, उसको रिलीज करके भी वाइट कलर को बनाते करते हैं। नाउ मैनी पेंटिंग्स आर मेड फॉर कमर्शियल पर्पज ऑन क्लोथ, पेपर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। बट आज के टाइम में जो ये फोक आर्ट थी, जो पहले केवल गाँव में, ढाणियों में या ऐसे एरियाज जहाँ पे लोगों का पहुँच नहीं थी, बस वहीं तक ये सीमित थी। पर आज के टाइम में कमर्शियल फील्ड में इन पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा फेम मिल रहा है। एंड आप देखोगे तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो मोटिव्स हैं फोक आर्ट के, ये आजकल क्लोथ्स पे, पेपर पे, यूटेंसिल्स पे, इन सब जगह पर इनको बनाया जाता है। These paintings mostly painted in 3 areas of the house। ये जो पेंटिंग है घर के 3 एरियाज में पेंट की जाती है, मतलब बनाई जाती है। In the southern part of house where there is a room, very important human pictures are made there। घर का वो दक्षिणी भाग जो साउथर्न पार्ट ऑफ हाउस है, वहाँ के रूम पर ह्यूमन पिक्चर्स को बनाया जाता है। मतलब कि जो आकृतियाँ बनेंगी वो मानव आकृतियाँ वहाँ पे बनाई जाएंगी घर के दक्षिणी हिस्से में। ऑन द आउटसाइड ऑफ द मिडिल कोर्टयार्ड, एंड जो मिडिल कोर्टयार्ड के आउटसाइड में, वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डाइटीज एंड एनिमल्स विद वेपन्स और images of women working are made, such as the painting of women bringing water and women taking out grains etc. were made on the walls of the courtyard। घर के जो मिडल जो कोर्टयार्ड के आउटसाइड में, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाइटीज़ को बनाया जाता है। जो देवी देवता होते हैं उनको बनाते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स को भी बनाया जाता है वेपन्स के साथ में। एंड कुछ जर्नल पेंटिंग्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल घर जो औरतें उनके जो जर्नल वर्क होते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी भरती हुई औरतें हो गई या अनाज निकालती हुई औरतें, इस तरह की जर्नल पेंटिंग्स को भी यहाँ पे इस कोर्टयार्ड में आउटसाइड, मिडिल कोर्टयार्ड के आउटसाइड में इसको बनाया जाता है। उनकी दीवारों पे इनको बनाते करते हैं। The inner side of the veranda
वेयर द फैमिली टेम्पल इज लोकेटेड। एंड घर के जो अंदर का जो हिस्सा होता है वरामदे का, जो मतलब बीच मेन में जो वरामदा ओपन कोर्टयार्ड होता है, वहाँ पे मेन फैमिली टेम्पल बना हुआ होता है। एंड इसे बोलते हैं देवास्थान। देवास्थान दैट मीन्स गोसाई घर भी बोलते हैं इसे, देवास्थान और गोसाई घर। वेयर द हाउस डाइटीज एंड द फैमिली डाइटीज आर पेंटेड। इस एरिया में मतलब ये देवास्थान या गोसाई घर के अंदर जो घर के मेन डाइटीज होते हैं, मतलब हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे जो लोग देवता या हम जिनको मानते पूजा करते हैं, उनकी पेंटिंग्स बनती हैं। साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज होते हैं, फैमिलीज डाइटीज मतलब क्या, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्हें यहाँ पे पेंट किया जाता है। कहाँ पर? इनर साइड ऑफ वरांदा, वरांदा के इनर साइड में। पर्टिकुलर उस एरिया को देवास्थान बोलते हैं, यूँ बोल लीजिए टेम्पल एरिया मान बोलते हैं जिसे। Most of extraordinary and the colorful paintings are made in that part of the house which is called कोहबर and or inner room। और सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और कलरफुल जो पेंटिंग्स जो बनाई जाती है वो घर के एक ऐसे हिस्से में बनाई जाती है जिसे कोहबर घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोहबर घर। और इनर रूम उसे अंदरूनी कमरा या कोहबर घर बोला जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कलरफुल पेंटिंग्स बनाई जाती है। Symbolized god and goddess were with lotus stalk are painted on the fresh plastered wall of the room। एंड इस कोहबर के अंदर जो पेंटिंग्स बनती है वो गॉड एंड गॉडेस की बनती है। सिम्बोलाइज्ड गॉड एंड गॉडेस दैट मीन्स वो डायरेक्ट वे में गॉड एंड गॉडेस को नहीं बनाते हैं, उनको सिम्बोलाइज करके बनाते हैं। साथ ही साथ उनके मतलब उनके साथ लोटस स्टॉक को भी, दैट मीन्स जो फ्लावर की जो मतलब कमल दल जो होते हैं उनको भी यहाँ पर पेंट किया जाता है। एंड ये रूम की जो प्लास्टर मतलब जो गीली फ्रेश जो प्लास्टर्ड वॉल होती है उसी समय इसको बनाया जाता है इन पेंटिंग्स को। सेकेंड पेंटिंग इज वर्ली पेंटिंग। दिस इज द वर्ली पेंटिंग and this is the famous folk art of Maharashtra region state. Varli art is the form of the tribal art which is the famous art of Maharashtra state of India. This art mostly created by the Varli people of North Sahyadri range in Maharashtra। ये जो पेंटिंग है ये वर्ली पीपल के थ्रू ही जनरेट की जाती है। एंड महाराष्ट्र के सह्याद्री जो रेंजेस हैं, जो मतलब पर्वतमाला श्रृंखला है, नॉर्थ सह्याद्री जो रेंज है उस एरिया में ये आर्ट जनरेट वर्ली पीपल के थ्रू जनरेट की जाती है। और वर्ली पीपल के थ्रू ये जनरेट होने की वजह से ही इस पेंटिंग स्टाइल को या इस फोक आर्ट को वर्ली पेंटिंग्स बोला जाता है, या वर्ली फोक आर्ट के नाम से ये फेमस होती है। वर्ली आर्ट मेनली मेड ऑन द स्पेशल ओकेजन लाइक रिचुअल ऑफ द मैरिज, फर्टिलिटी, हार्वेस्ट एंड द न्यू सीजन ऑफ सोइंग। अभी तक आपकी दूसरी पेंटिंग चल रही है और दूसरे के अंदर भी अब आप देखोगे ये पेंटिंग्स कब बन रही है, मेन ओकेजन कौन सा, किस पर्पस पे ये बनाई जाती है। तो उसके अंदर आपको सिमिलर आपको इसके ओकेजन्स मिलेंगे कि पेंटिंग को कब जनरेट किया जाता है। तो ये पेंटिंग वही शुभ टाइम पे ही, मतलब कल्याण की भावना को लेकर के, सब कुछ अच्छा हो इस थॉट को लेकर के इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। तो घर के अंदर जो भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी तरह का रिचुअल्स अगर प्ले कर रहे हैं, या मान लो शादी वगैरह हो रही है, या मान लो फर्टिलिटी मतलब मान लो घर में किसी का जन्म हो रहा है, या हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इसको पेंट करते हैं, इन पेंटिंग्स को बनाते हैं। या खेतों में जब पहली मतलब जब सोइंग की जाती है, दैट मीन्स जब बुआई का टाइम होता है, दाना जब खेतों में बीज बोया जाता है, तो उस टाइम पे भी ये पेंटिंग्स मतलब बुआई के टाइम पे एंड कटाई के टाइम पे, दोनों के टाइम पे, सोइंग एंड हार्वेस्ट दोनों टाइम पे इन पेंटिंग्स को बनाते हैं। द पर्पज ऑफ दिस पेंटिंग इज टू promote fertility, current disease, delight that people and satisfy their spirit demands। ये पेंटिंग्स जो बनाई जाती है फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए,
कई लोग इसे मतलब जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, बीमारियों से निरोग होने के लिए भी इन पेंटिंग्स को बनाते करते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए मतलब उनकी आस्था है, बट ये अंधविश्वास में आता है। तो ये अंधविश्वास का भी एक तरह से का सपोर्ट ही पेंटिंग स्टाइल है। मतलब लोगों का मानना है कि अगर हम इस तरह की पेंटिंग्स बनाएंगे तो हमें इस तरह की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। डिलाइट डेड पीपल एंड द सेटिस्फाई देयर स्पिरिट डिमांड्स। एंड ये पेंटिंग्स जो मतलब जो मरे हुए मृतक लोग होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी, जो भी उनकी डिमांड स्पिरिट डिमांड्स होती है उनको भी सेटिस्फाइड करने के लिए इन पेंटिंग्स को बनाते करते हैं। प्रोसेस ऑफ वर्ल्डली पेंटिंग्स, इसका प्रोसेस देखिए पेंटिंग कैसे बनती है। फर्स्ट नंबर पर चॉक पेंटिंग्स होती हैं, ये चॉक पूर्णा भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग इज चॉक वेयर मैरिड वुमेन पेंट ऑन देयर किचन वॉल्स विथ वाइट कलर ऑफ राइस फ्लावर। जो पेंटिंग होती है, ये चॉक पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ये मोस्टली घर की शादीशुदा औरतें ही इसको बनाती हैं। एंड ये घर की जो किचन होती है उस किचन की वॉल्स पे वाइट जो राइस का, जो मैंने बताया था ना आपको, राइस को सो करके एंड उसको ग्राइंड करके जो वाइट कलर बनाया जाता है उस कलर के से किचन एरिया को ये पेंट करती हैं, जिसे बोलते हैं चॉक पेंटिंग, चॉक पूर्णा। पोर्ट्रेट ऑफ मदर गॉडेस पालघाट। अब सेकेंडली जो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, मतलब चॉक पेंटिंग के बाद जो बनता है वो उसे बोलते हैं मदर गॉडेस पालघाट की पेंटिंग है, इसका पोर्ट्रेट बोलते हैं। अ रेक्टेंगुलर स्पेस विद गॉडेस पालघाट, दैट मीन्स अ फर्टिलिटी गॉडेस। जो पालघाट होती है उसे बोलते हैं, उसको उपजाऊता की देवी बोलते हैं। मतलब घर के अंदर जो फर्टिलिटी, उस खुशहाली की जो देवी मानी जाती है उसे पालघाट देवी बोलते हैं वर्ली में। इज पेंटेड इन सेंटर, इसे बीच मिडिल फॉर्म उसमें बनाया जाता है। दैट मीन्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसके बीचों बीच इसको बनाते करते हैं, पालघाट देवी को ड्रॉ करते हैं सेंटर पोर्शन में। इट इज वर्कशीट एज कॉर्न गॉडेस कंसारी एंड द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट। जो पालघाट देवी होती है इन्हें कॉर्न गॉडेस भी बोलते हैं, मकई की देवी भी बोला जाता है, कंसारी भी बोलते हैं इसे, एंड साथ ही साथ इसे हार्वेस्ट की देवी भी, मतलब जो बोलते हैं ना हार्वेस्ट, मतलब जो भी हम खेती बाड़ी में जो भी किसान उगाता है, जो भी अनाज उगाता है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी देवी भी इसे माना जाता है। किसको? मदर गॉडेस पालघाट को। डिपिक्शन ऑफ हरियाली देवा, a rectangular frame decorated with with pointed chervons which were symbol of हरियाली देवा। हरियाली देवा इज द गॉड ऑफ प्लांट। जो हरियाली देवा होता है, जैसे जो जो रेक्टेंगुलर स्पेस बनाया था उस फ्रेम के अंदर जो बीचों बीच तो पालघाट देवी बनी हुई होती है, एंड जो साइड के अंदर उस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर उसके अंदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर, पॉइंटेड फॉर्म के अंदर डिज़ाइन बनी हुई होती है, उन्हें चरवंस बोलते हैं। पॉइंटेड चरवंस बने हुए होते हैं जिसे जो हरियाली देवा का सिंबल होते हैं। एंड हरियाली देवा का मतलब होता है गॉड ऑफ प्लांट, जो जिन्हें पेड़ पौधों हरियाली का उनको देवता माना जाता है। डिपिक्शन ऑफ पंचसिरीय देवता, इसके बाद पंचसिरीय देवता एक देवता होते हैं, उनको दैट मीन्स जिनके 5 सर होते हैं, उन्हें भी इस वर्ली पेंटिंग्स में बनाया जाता है। द प्रोटेक्टर ऑफ द गॉडेस एंड द डिपिक्टेड एज हेडलेस वेरियर हु राइड ऑन अ हॉर्स एंड स्टैंड बिसाइड द गॉडेस पालघाट। जो पंचसिरीय देवता होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, एक तरह के देवता होते हैं, एंड वो एक तरह से गाइड, उनके प्रोटेक्टर होते हैं। किसके? पालघाट जो देवी होती है उनके ये मतलब उनके प्रोटेक्टर माने जाते हैं, उनके गाइड माने जाते हैं, जो हर तरह के दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो पंचसिरीय देवता होते हैं ये हेडलेस होते हैं, दैट मीन इनके ऊपर सर नहीं होता है, एंड उसकी जगह पे इनके मकई के जो शूट्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उन्हें अंकुरित शूट्स को वहाँ पे बनाया जाता है। ये हेडलेस होते हैं। He is also known as पंचसिरीय देवता, that means 5 headed deities। इन्हें 5 सिर वाला देवता बोला जाता है,
इसका प्रॉपर मीनिंग, ड्यू टू हिज 5 शूट्स ऑफ कॉर्न स्प्राउट फ्रॉम हिज नेक, मतलब नेक से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे हेड की जगह क्या बने होते हैं, जो कॉर्न स्प्राउट्स होते हैं वो वहाँ से निकलते करते, मतलब वो बना हुआ होता है हेड की जगह पे। इसी वजह से इसको पंचशीरीय देवता बोलते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द फील्ड्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड क्षेत्रपाल। ये खेतों की रखवाली के गार्जियन, मतलब खेतों की रखवाली करने वाले भी होते हैं, एंड साथ ही साथ जो पालघाट देवी होती है उनके भी प्रोटेक्टर, उनके गाइड भी, संरक्षक भी माने जाते हैं। एंड इसके साथ इन्हें क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। क्षेत्रपाल का मतलब, क्षेत्र मतलब खेत, खेतों की रखवाली करने, उनको सिक्योर करने वाले, उन्हें बोलते हैं क्षेत्रपाल। एंड वो कौन होते हैं, पंचशीरीय देवता होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ली पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स के क्या फीचर्स होते हैं। थीम ऑफ पेंटिंग, इस पेंटिंग की मेन थीम क्या है। सीन ऑफ एवरी डेली लाइफ, यहाँ पे डेली लाइफ के सीन्स को यहाँ बनाया जाता है इन पेंटिंग्स में, सच एज हंटिंग सीन्स, फिशिंग पिक्चर्स, फार्मिंग पिक्चर्स, डांस, एनिमल्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इन पेंटिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सीन होते हैं या डे टू डे लाइफ के जो भी हमारे काम होते हैं उनको बनाते करते हैं, साथ साथ माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं उनको भी यहाँ पे बनाया जाता है। एंड पेंटिंग के आप फॉर्म्स को देखोगे तो बिल्कुल ईजी वे में, जैसे कि हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम में जो पेंटिंग में जो फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स बनते थे, उसी तरह के फिगर्स इन पेंटिंग्स में बनाए जाते हैं। कलर्स, आर्टिस्ट यूज मोस्टली अर्थन कलर्स एंड राइस फ्लावर। यहाँ पे जो भी जितने भी कलर्स होते हैं वो हमें मिनरल्स अर्थ के थ्रू जो कलर्स होते हैं, जो हमें किचन से भी अवेलेबल हो जाते हैं इजी वे में, साथ साथ जो राइस फ्लावर होता है उससे भी कलर्स को ये बनाते करते हैं। ब्रशेज, च्यूड बैम्बू स्टिक यूज फॉर द पेंटिंग एज पेंट ब्रश। जो बैम्बू स्टिक होती हैं, जो न्यू बॉर्न बैम्बू स्टिक्स होते हैं, उनको ये आगे से किसी भी भारी पत्थर से मतलब ठोक करके आगे से उसके जो फाइबर होता है उसको हटा करके सिंपल उसके रेशो को ब्रश फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पेंट ब्रश में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग इज गॉन पेंटिंग। दिस इज द गॉन पेंटिंग। बहुत ही कलरफुल पेंटिंग होती हैं, जबकि आपकी वर्ली पेंटिंग्स रेड या वाइट सरफेस पे, मतलब सिंपल एक सरफेस के ऊपर इनको अगर रेड बैकग्राउंड है तो उसको वाइट कलर से जनरेट करेंगे, एंड अगर वाइट कलर का है तो उसको रेड कलर से जनरेट करेंगे। 2 या 3 कलर्स में इसको कंप्लीट किया जाता है, जबकि गॉन पेंटिंग्स हमारी कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गॉन पेंटिंग्स। Gond art is the famous art of Madhya Pradesh. This art is practiced by Gondi tribe of Central India. जो गोंड आर्ट है मध्य प्रदेश की फेमस फोक आर्ट है, एंड ये पेंटिंग आपके सेंट्रल इंडिया के गोंडी ट्राइब के थ्रू ये पेंटिंग स्टाइल या ये फोक आर्ट जनरेट की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोंड पेंटिंग्स। थीम, दे वर्कशिप नेचर सो दैट आर्टिस्ट मोस्टली पेंटेड नेचर। यहाँ पे ये जो आर्टिस्ट हैं, जो गोंडी ट्राइब है, ये नेचर को ही वर्शिप करते हैं, इसीलिए इन पेंटिंग का मेन जो थीम होता है वो नेचर ही होता है। अगर आप इस पेंटिंग में भी देख रहे होंगे तो नेचर को ही यहाँ पे डिपिक्ट किया गया और बहुत ही सिंप्लीफाई कलरफुल फॉर्म में इनको बनाया गया है। फ्लोरा एंड फ्योना, ह्यूमंस एंड द सीन ऑफ राधा कृष्णा लाइक कृष्ण विद गोपीज एंड काउज एक्सेट्रा। यहाँ पे लोकल जो फ्लोरा एंड फ्योना जो होते हैं, मतलब जो भी पशु पक्षी या जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको बनाते करते हैं, साथ ही ह्यूमन फिगर्स को भी बनाते हैं, एंड कुछ माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स भी बनती है। फॉर एग्जांपल जो राधा कृष्णा की पेंटिंग्स होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है, जैसे कि कृष्ण गोपियों के साथ में एंड काउस के साथ में उनको बनाया जाता है पेंटिंग के अंदर। दे मोस्टली completed पेंटिंग्स विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। और ये पेंटिंग्स, अगर आप पेंटिंग्स को गौर से देख रहे हो तो पेंटिंग्स को फॉर्म्स को पूरा ही ये लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न से कंप्लीट करते हैं, अगर आपको पेंटिंग में दिखाई दे रहा हो तो। नेक्स्ट एंड लास्ट पेंटिंग स्टाइल फोक आर्ट इज पिथोरा पेंटिंग्स। दिस इज द पिथोरा पेंटिंग।
आप पेंटिंग में एक चीज़ अगर कॉमन देखोगे तो आपको हॉर्सेस सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे इस पेंटिंग के अंदर, एंड ये इसकी स्पेशलिटी है। चलो देखते हैं इस पेंटिंग के बारे में। दिस आर्ट पेंटेड बाय रथुआ भील्स ट्राइब ऑफ गुजरात एंड झाबुआ ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। ये पेंटिंग रथुआ भील्स के थ्रू, गुजरात की जो रथुआ जो ट्राइब होती है, जो भील्स होते हैं उनके थ्रू, एंड जो मध्य प्रदेश की झाबुआ ट्राइब होती है, जो झाबुआ जो जनजाति होती है, उनके थ्रू ये पेंटिंग स्टाइल जनरेट की जाती है। द नेम ऑफ पिथोरा पेंटिंग इज द आफ्टर द गॉड ऑफ ट्राइब गॉड पिथोरा। ये जो पेंटिंग का स्टाइल का जो नाम पड़ा है, ये जो ये ट्राइब्स होती हैं, दैट मीन्स जो ये रथुआ भील्स हैं एंड जो झाबुआ ट्राइब्स हैं, इनके जो गॉड हैं उनका नाम है पिथोरा, एंड उन्हीं के ऊपर ये इस पेंटिंग या फोक आर्ट का नाम रखा गया है पिथोरा पेंटिंग्स। दीज डाइटीज डिपिक्टेड एज द हॉर्स राइडर्स, एंड ये जो डाइटीज हैं मतलब जो इनके गॉड हैं, उन्हें ये हॉर्स राइडर के फॉर्म में इन्हें डिपिक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो जितने भी हॉर्स राइडर्स आपको दिख रहे हैं ना, हॉर्सेस, इन पे देखो राइडर्स भी बने हुए हैं, तो ये सारे सारे हॉर्स राइडर्स पिथोरा पेंटिंग्स हैं या पिथोरा गॉड को इन्होंने यहाँ पे बनाया है। द रो ऑफ हॉर्स राइडर्स डाइटीज रिप्रेजेंट द कॉस्मोग्राफी ऑफ द रथुआस। ये जो हॉर्स राइडर्स की जो जितनी भी आपको रोज़ नज़र आ रही हैं, ये रोज़ एक सिंबल है, ये कॉस्मोलॉजी मतलब दैट मीन्स ये ब्रह्मांड के बारे में, जो रथवास होते हैं, रथवा का जो ब्रह्मांड है, इनके क्या किस तरह से इनकी मतलब इनका ओरिजिन है, इनका डेवलपमेंट है, ब्रह्मांड में इनके क्या पोजीशन है, उसका ये एक सिंबल माने जाते हैं। दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑन द वॉल इन लार्ज साइज, और ये पेंटिंग्स वॉल पे बनाई जाती है एंड बड़े बड़े साइज में। दैट मीन्स ये एक तरह की म्यूरल पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स म्यूरल पेंटिंग्स हैं जिनको दीवारों पर बनाया जाता है, एंड ये बड़े ही लार्ज स्केल पे इनको पेंट किया जाता है। इस पेंटिंग में आप जैसे देख पा रहे हैं, इस पेंटिंग में ये डिवाइडर लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये बेसिकली इस पेंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो देवी देवता होते हैं, स्वर्ग के जो इनके देवता माने जाते हैं, या उनके जो जितने भी पूर्वज होते हैं, उनसे रिलेटेड ये पार्ट माना जाता है इनका। एंड जस्ट उसके नीचे जो वाला भाग वो अलग होता है, इससे अलग माना जाता है। एंड इनके जो देवता जो मतलब पिथोरो जो देवता हैं, उनकी शादी का पूरा ये मतलब एक तरह से उनका दृश्य दिखाया जाता है पूरा इस पेंटिंग के अंदर। एंड ये लार्ज स्केल पे बनती है, एंड साथ ही साथ इसमें देखो अन्य जो डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं घर के काम काज के, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ कुआं पानी भरते हुए, यहाँ पे अलग अलग तरह से काम करते हुए, इस तरह के हर तरह की एक्टिविटीज़ को भी इस जो डाउन मतलब अप डाउनवर्ड जो पोर्शन होता है उसमें ये पूरा क्रिएट किया जाता है इस तरह से इस पेंटिंग के अंदर, पिथोरो पेंटिंग के अंदर। तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि पिथोरो पेंटिंग में बेसिकली होता क्या है। ये रथवा भील्स से रिलेटेड होती है, रथवा एंड झाबुआ ट्राइब से उनसे रिलेटेड पेंटिंग, उनके लोग ही इस पेंटिंग को जनरेट करते हैं। एंड इस पेंटिंग का, इस फोक आर्ट का नाम गॉड पिथोरो के नाम पे इनका नाम रखा गया है, इस पेंटिंग का नाम। एंड बेसिकली जो ये गॉड पिथोरो हैं, इन्हें एज ए हॉर्स राइडर के फॉर्म में इन्हें बनाया जाता है इस पेंटिंग के अंदर। एंड ये पेंटिंग म्यूरल पेंटिंग होती है, बड़े लार्ज साइज पे इन पेंटिंग्स को क्रिएट किया जाता है। तो आई होप इस पेंटिंग से आपको कोई डाउट नहीं होंगी, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह के डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।